हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने चैनल पिंटा में। और इस बार मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। तो ये पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा बहुत वीडियो होने वाला है और ये सुन के आप लोग भागेंगे नहीं 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 नहीं, हाँ ये जो भाग रहे हैं इनके लिए स्पेशल तुम्हारे लिए यही वीडियो। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन मीन्स आपको एग्जामिनेशन देते समय क्या क्या टिप्स, मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो उनको ज़रूर समझाइए अपने बच्चों को, बिकॉज ये आपके लिए हाईली एजुकेशनल और यूज़फुल होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो बने रहिए मेरे। वेलकम टू व्लॉग 8 पिंटा। चलिए जल्दी देर ना करते हुए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो पहली टिप है, आपने देखा होगा कि बच्चे ना पेपर से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में इतना चले जाते हैं कि सुबह वो ना ब्रेकफास्ट भी करना भूल जाता है और बिना ब्रेकफास्ट के वो स्कूल में जाने की सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट तो आके कर लेंगे, पहले एग्ज़ाम से निपटा लें। तो पेपर एक दिन थोड़ी होना है, पेपर तो रोज़ ही होना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना पड़ता है। एज अ स्टूडेंट आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रो हो रहे हो तो आपकी बॉडी को फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और एज अ पेरेंट आपको ध्यान देना चाहिए आपका बच्चा बिना ब्रेकफास्ट करे स्कूल ना पहुँच जाए, है ना, क्योंकि ठीक नहीं होता वो। और फिर वो जब उसका दिमाग नहीं चलेगा, जब उसके अंदर फूड ही नहीं गया, बॉडी के अंदर फूड नहीं जा रहा है, तो वो कैसे आंसर कर पाएगा। तो पहला है कि जब भी स्कूल भेजें, चाहे पेपर चल रहे हो चाहे ना चल रहे हो, आपको ब्रेकफास्ट के साथ तो जरूर भेजना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट करा के भेजना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, है ना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट इज रिलेटेड टू वाटर बॉटल। पानी पी के आए, पानी साथ में लेके आए, हमेशा कैरी करें, क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में बहुत बार प्यास लगती है, तो बार बार बाहर निकलना इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो उनको ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रखें इस चीज़ का। पेरेंट एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो बॉटल लेके जा रहा हो। और एज अ स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए आप बॉटल लेके आएँ, क्योंकि आपको हर बार अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप बाहर जाके पानी पी के आते रहें। ये टाइम वेस्ट भी करता है और ऐसे में क्या होता है, बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है और आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा, और डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो आप साइंस के स्टूडेंट तो हैं, तो आपको नतीजा अपने आप ही पता है। अब देर ना करते हुए थर्ड टिप की तरफ चलते हैं, जो आपके एक्चुअल टिप होने वाले हैं। होता क्या है, बच्चे ना पेपर हाथ में आते ही इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कोई बताएगा आंसर। अरे आप खुद पढ़ के आइए। आपका कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, कंपटीशन खुद के साथ है। आप कल कितने मार्क्स लाए थे और आज कितने लेके आने वाले हैं, यानी प्रीवियस एग्जामिनेशन में आपने क्या स्कोर किया और अब आप क्या स्कोर करने वाले हैं। कंपटीशन आपका अपने साथ है, उनके साथ नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद बच्चों में बहुत एक गलत हैबिट है कि वो ना फटाफट से आंसर लिखते हैं जो जो उन्हें पता है और बाकी सारे छोड़ के आ जाते हैं, ब्लैंक छोड़ के। आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने वो अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो आपने अटैम्प्ट नहीं किया उस क्वेश्चन को, और अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर आपको उसमें कितने मार्क्स देने वाला है। जब आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 ही तो मिलेगा उसमें। लेकिन इन केस सपोज करो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, यू आर हैविंग 30 क्वेश्चंस, तो आपने क्या किया, पहला क्वेश्चन आंसर किया, दूसरा आंसर किया। सपोज करो आपको तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसको स्किप करके फोर्थ क्वेश्चन को आंसर कीजिए। तो जितने आपको आते हैं उनको कर लीजिए पहले। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब सपोज करिए आपने कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अटेम्प्ट नहीं करें, तो अब उनके पास जाइए, पहले थर्ड क्वेश्चन पे पहुंचिए जो आपने पहले छोड़ा था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कुछ तो आप जानते होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसमें दिए गए वर्ड को आप बिल्कुल ना जानते हो। थोड़ा बहुत आप उसके बारे में, जितना भी उस वर्ड के बारे में जानते हो, उस वर्ड से रिलेवेंट आप कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी मतलब उस वर्ड से रिलेवेंट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप रेलेवेंट लिखने के चक्कर में आप सही आंसर लिख जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आप सरप्राइज हो जाते हैं कि एग्जामिनर ने आपको 5 में से 2 या 3 मार्क्स दे दिए कभी कभी, और अगर आपने नहीं लिखा होता तो आपको 0 मिलने थे। तो प्रोबेबिलिटी तब बढ़ जाती है जब आप आंसर दे देते हैं। तो ब्लैंक छोड़ना इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आता ही है, तो आपको लिख देना चाहिए। ये आपका जो इंपॉर्टेंट टिप था एग्जाम से रिलेटेड, तो ये आपको फॉलो करना है। इससे आपके 10 से 20% मार्क्स जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 5 क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आते हैं रेलिवेंट करके उस वर्ड से रिलेटेड जो उसमें पूछा गया है, तो आपके 2-4 मार्क्स तो बढ़ने ही है ना। यही चीज़ आपको समझनी है। ये आपका जो अगला टिप है ये रिलेटेड है आपके, जी हाँ, ये रिलेटेड है आपकी हैंड राइटिंग से। अब हर किसी की हैंड राइटिंग अच्छी हो इसकी कोई गारंटी तो नहीं। मेरी खुद की भी बच्चे कहते हैं कि ख़राब है, पता नहीं, मुझे तो ठीक ही लगती है, मुझे ही समझ में आती है खाली, और किसी को समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको बताऊं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी ना भी हो तो चलेगा, आपकी इतनी होनी चाहिए कि दूसरों को समझ में आ जाए। अगर वो किसी को समझ में आ रही है तो इट इज़ अ गुड हैंड राइटिंग। तो आपको हैंड राइटिंग गुड है। और उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट आइसिंग ऑन द केक जो है वो ये है, मतलब जो 4 चांद लगाएगा आपकी हैंड राइटिंग को, वो है आपको थोड़ा
खुला खुला लिखना है, स्पेसिंग थोड़ी अच्छी रखनी है और क्वेश्चन नंबर क्लियरली विजिबल हो कहाँ पे किसका आंसर लिख रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले फर्स्ट करते हैं, फिर 30 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसके बाद 25 पे आ जाएंगे, फिर 4th क्वेश्चन पे आ जाएंगे और ऐसे में एग्जामिनेशन इरिटेट होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक सीक्वेंस में चलना चाहिए और क्लियरली लिखना चाहिए आप किसका आंसर कहाँ पे लिख रहे हैं। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको लगता है कि क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम वेस्ट होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा लिखा जाए ताकि वो क्लियरली क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। तो ये टिप भी आपको बहुत हेल्प करेगी अच्छा स्कोर करने में। 10 से 20% मार्क्स आपके इससे बढ़ने ही है, ईजिली बढ़ेंगे। ठीक है, तो हैंड राइटिंग गुड होना जरूरी नहीं है, साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्पेस देके लिखिए और कोशिश करें कि हर क्वेश्चन के आंसर के बाद एक लाइन जरूर खींच दें। स्केच यूज़ कर सकते हैं आप, सिर्फ ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का, जिससे आप ये दिखा सकते हैं कि आप ब्लैक पेन आपके पास होता है, उससे एक लाइन खींच दे कि यहाँ पे एंड हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो उससे और ज़्यादा 4 चांद लग जाते हैं आपकी कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नज़रिए से। वो है कि बच्चे ना स्किप करते जाते हैं, कहते हैं कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जब एग्जाम बहुत पास आ जाते हैं तो एक दिन पहले किताब खोल के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम तो पढ़ लेंगे सारा, और फिर उनके ऊपर आने लगता है, दिमाग के ऊपर सारा स्ट्रेस पड़ने लगता है, दिक्कत होने लगती है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है यहाँ तक। तो इसको कैसे सुधारा जाए? अब रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि 5-5, 6-6 घंटे रोज़ बैठ के पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा बहुत पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस यानी दिमाग जो होगा वो थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को सीखेगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको क्या करेगा, लर्न करेगा। अब एक दिन पहले स्ट्रेस डालना सारा का सारा दिमाग के ऊपर, फिर वो क्या करता है आपके ऊपर, आपको ना प्रेशर सब महसूस होता है। फिर आपको पेरेंट्स को भी प्रेशर महसूस होगा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। अब वैसे भी 2 साल से आप बिल्कुल, क्योंकि कोरोना की वजह से, थैंक्स टू कोरोना की, हम 2 साल से बिल्कुल पढ़ाई के टच में, मतलब जो ऑफलाइन पढ़ाई के टच में थे हम उससे दूर हो गए थे। तो इस वजह से बच्चों की लिखने की जो हैबिट है वो जा चुकी है। तो इससे और ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास लिखने का काम ज़्यादा है। काम ज़्यादा नहीं है, आपको लिखने की हैबिट जा चुकी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा रेगुलर पढ़ना है, एक दिन में नहीं पढ़ना सारा का सारा। इससे होता क्या है, एक दिन में जब आप स्ट्रेस डालते हैं तो आपको ना, अब सपोज करो कल आपका एग्जाम है, आप सारा का सारा आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उससे होगा क्या, उससे होता ये है कि आप आज पढ़ने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस आएगा दिमाग के ऊपर, आप याद नहीं कर पाओगे, आप मोबाइल निकालोगे, साइड में जाके गेम खेलोगे, कहीं जाके कुछ आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब गेम खेल सकते हो, जाके उधर गाने सुन रहे हो, सॉन्ग कर रहे हो, जो भी है आपका। इस तरह से आपके डिस्ट्रैक्शन पैदा होने लगते हैं। क्या पता आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखने चले जाओ, तो उससे भी आपके डिस्ट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं और वो याद जो होना था एक दिन में वो भी याद नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो ये चीज़ है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जिसको स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देते, पेरेंट भी उस पर शायद फोकस नहीं करते, वो है आपके रोजाना यानी जो आपके हफ्ते या 15 दिन में होने वाले क्लास टेस्ट और रिवीजन टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टीचर रिवीजन टेस्ट और क्लासेस इसलिए लेता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एजुकेशनल और हायर क्लासेस के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वाले पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उसको अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं इनका क्या लेना देना, कुछ तो छुट्टी मार के बैठ जाते हैं बच्चे, आते ही नहीं, कहते कि क्लास टेस्ट से क्या देना, छोड़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़रिए से होते हैं, हायर क्लासेस से भी और आपके सीखने के नज़रिए से भी, इसलिए वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए, आपको तो उनका कलेक्शन बनाना चाहिए, फोटोकॉपी कर लो, प्रिंट निकाल लो उनके, नहीं कर सकते तो कहीं ऐसी जगह तो लिख लो उनको कि आपको बार बार सर्च ना करना पड़े। बच्चे पेज में टेस्ट देते हैं, उसके बाद उस पेज को पता नहीं कहाँ गायब कर देंगे, उन्हें खुद नहीं पता। तो कम से कम उन क्वेश्चंस का कलेक्शन एक जगह आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, जो कलेक्शन आपके साइड में रखे होने चाहिए। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में आप कलेक्शन कहीं भी रख सकते हो। उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। सेम केस गोज विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कैसे उनके प्री बोर्ड में कितने एग्जामिनेशन हुए, क्लास टेस्ट में कैसे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, और सीबीएसई की साइट पे कैसे कैसे उनके पेपर लिस्टेड हैं। उन पेपर की मदद से प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, चलो रिपीट नहीं भी हो रहे तो उससे मिलते जुलते सिर्फ डिजिट आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, इससे आपका फ़ायदा ही होता है। तो ये सब आपको करना चाहिए। तो ये सबसे फाइनल जो टिप था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। होप आपको ये टिप समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये टिप जरूर समझाइएगा। उनको सीधे सीधे समझ में नहीं आते हैं, उनको धीरे धीरे आप अपने तरीके से समझा सकते हैं। वो शायद इस वीडियो को शुरुआत में ये सुनते ही कि ये एग्जाम से रिलेटेड है तो वो चले गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एज अ पेरेंट और एज अ स्टूडेंट आपको भी रखनी है। तो क्लास 10 और 12 के लिए तो मेरी एडवाइस यही है कि वो प्री बोर्ड और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उन पे फोकस करें, ज़्यादा प्रेशराइज महसूस ना करें। और जो 6 to 8 के बच्चे हैं उनके लिए भी मेरा ये सजेशन है कि क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो उनके पेपर्स होते हैं और क्लास में
ज़्यादातर फोकस किया जाने वाला क्वेश्चन, जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस तरह के क्वेश्चन उस पर वो ध्यान दें। और एजुकेशनल वेबसाइट्स का भी आप क्या ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी रही भाई मेरी बात, तो मेरे से तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर ही सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही फिर एग्जामिनेशन टिप्स के और भी वीडियोस लाऊंगा। फिलहाल जल्दी में था, मैंने सोचा एक जल्दी से बना दूं आपके लिए। तो होप आपको समझ में आया होगा, आपका सपोर्ट मुझे मिल ही रहा है। तो ऐसे ही बस वीडियो देखते रहिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ते भी रहिए। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।